कई लोग पहाड़ों में ये बाई का अनुसरण कर रहे हैं और आसपास वे एक जंगल में चले गए और एक बार झोऊ जिशु ने जंगल में प्रवेश किया। किसी कारण से उसका पूरा शरीर अनिच्छित रूप से कड़ा हो गया था। वह ये नहीं बता सका कि लिंजी में कुछ रहस्य है, लेकिन सहज ज्ञान से संकट की भावना है। वेन केक्सिंग को देखते हुए, जो रास्ते में बहुत शोर मचा रहा था, उसने इस समय अपना मुंह बंद कर लिया और यहाँ तक कि ये बाई की अभिव्यक्ति भी सम्मानजनक थी। केवल झांग चेंगलिंग अज्ञात है, इसलिए वह चुपके से खुश है कि वह आज छुट्टी लेने में सक्षम लगता है। मास्टर ने एक हाथ से उसकी बांह पकड़ रखी है। उंगलियां पतली और मजबूत हैं, विशेष रूप से सुरक्षित। झांग चेंगलिंग को उसके द्वारा आज्ञाकारी रूप से खींच लिया गया था और अंधेरा केंद्र खिलने से भरा था। ये बाई कुछ कहती रही और कभी कभी रुककर जमीन पर एक छोटी सी टहनी से लिखती। वेन केक्सिंग शुरू में बहुत दिलचस्पी ले रहा था। थोड़ी देर उसके पास खड़े रहने पर मुझे थोड़ी उलझन महसूस हुई। उसे चक्कर आ गया और वह चुपचाप पीछे मुड़ गया। झोऊ जिशु के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया और फुसफुसाया, क्या तुम नहीं देखोगे कि वह क्या करता है? झोऊ जिशु ने बहुत सचेत होकर कहा, देखो वह क्या करता है, मुझे समझ नहीं आता। हालांकि उसने फिर से थोड़ा भौहें सिकुड़ी और वेन से अपनी आवाज भी धीमी कर ली। माना जाता है मेरे द्वारा भेजे गए लोगों के पास भी गुरु और ऐसे लोग थे जो किमिन जियाजिया में कुशल थे। कोई शिंजुआंग क्यों नहीं खोज सका? वेन केक्सिंग ने सहजता से पूछा, क्या आप नहीं कहते कि किसी ने नक्शा बनाया है? झोऊ जिशु ने कहा, हाँ, जब वह किसी को अपना बनाया हुआ नक्शा ढूंढने के लिए ले गया तो वह कभी वापस नहीं आया। वेन केक्सिंग ने जमीन पर बैठी ये बाई की पीठ पर एक गंभीर नजर डाली और अपनी आवाज को और भी कम कर दिया। अगर यहाँ भी मुड़ा हुआ है तो क्या आपको लगता है कि यह पुराना भोजन विश्वसनीय है? झोऊ जिशु बस बोलना चाहता था। इससे पहले कि कोई आवाज निकलती, उसने देखा कि ये बाई खड़ी हो गई और ठंडे अंदाज में उसकी ओर मुड़ी और बोली, बाकी रास्ता खतरनाक है। मरना नहीं चाहता, बस मेरे पैरों के निशानों पर पैर रख दे। झोऊ जी ने अपनी नाक हिलाए और ये बाई को उसकी ओर देखते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, किमिन पंजिया में कुशल। उनके सिर इतने बेकार हैं, क्या वे चावल की बाल्टियां नहीं हो सकते? यान यान मुड़ा और चला गया। झोऊ जिशु और अन्य तीनों के चेहरे अजीब थे। जिसने भी ये ओल्डर की भूख को अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना कि दूसरे लोग चावल की बाल्टियां हैं, उसके चेहरे अजीब होंगे। हालांकि अजीब और अजीब झांग चेंगलिंग को छोड़कर दो वयस्क उदासीन नहीं थे। उन्होंने तुरंत पीछा किया और झांग चेंगलिंग ने सड़क के किनारे विभिन्न जानवरों की हड्डियों की बढ़ती संख्या को देखा। थोड़ी देर चलने के बाद उसने कई मानव हड्डियों को भी देखा। लाशें अलग हो गई थीं, जो भयानक था, और उसने जल्दी से झोऊ जिशु से पूछा, मास्टर, जिस व्यक्ति की हम तलाश कर रहे हैं, हम ऐसी जगह पर क्या रहना चाहते हैं? किस बारे में? झोऊ जिशु ने अपना सिर झुकाया और उसकी ओर देखा और कहा, मुझे कैसे पता? जंगल बड़ा है और हर पक्षी के पास एक झींगुर है। झांग चेंगलिंग ने सावधानी से एक मानव जान के एक हिस्से को फैलाया और पूछे बिना नहीं रह सका, वह इतनी दूरदराज की जगह पर रहता है और उसने ऐसी कई संस्थाएं बनाई हैं। वह कदम दर कदम चौंक गया। अगर वह अकेले बाहर आता तो खो जाता। क्या करें? क्या यह आपके बिस्तर के नीचे एक माउस क्लिप रखने जैसा नहीं है? झोऊ जिशु क्यों ने कहा, अपने बिस्तर के नीचे एक माउस क्लिप रखो। झांग चेंगलिंग ने कहा, जब मैं बच्चा था तो कमरे में एक चूहा था। मैं उसे पकड़ नहीं सका। मैंने बिस्तर के नीचे 2 माउस क्लिप लगा दिए और सो गया। नतीजतन मैं अगली सुबह उसे भूल गया। तह करके जब वेन केक्सिंग ने सुना कि पूची मुखर रूप से निकला है, झोऊ जी ने आह भरी और उसे लगभग लापरवाही से एक पैर से बोलते हुए देखा। फिर उसने उसे चौंका दिया और कहा, चुप रहो, अपने पैरों के नीचे देखो, मरना चाहते हो? झांग चेंगलिंग ने अपनी जीभ बाहर निकाली। झोऊ जिशु ने फिर ठंडे स्वर में कहा, दूसरों को अपना मत समझो, दुनिया में कितने लोग तुम्हारे जैसे मूर्ख हैं। वेन केक्सिंग ने विषय उठाया और झांग चेंगलिंग से धीरे से कहा, जिस कारण से दुनिया छिपती है वह वास्तव में केवल कुछ कारण है। या ये हो सकता है कि इस व्यक्ति को लगता है कि कोई दुश्मन है जो उसे मारना चाहता है, लेकिन उसे एक तक सिकुड़ना है। आप कहीं नहीं जा सकते, झोऊ जिशु ने बीच में टोकते हुए कहा, भूत घाटी की तरह। वेन केक्सिंग ने उसकी ओर देखा और कहा, यदि आप ऐसा कहना चाहते हैं तो ये सही है। झोऊ जिशु ने फिर अवसर का लाभ उठाते हुए पूछा, तो घाटी के मालिक ने क्या किया जब वह क्रोधित और नाराज था, जिससे उसे भूतों की घाटी में छिपना पड़ा? वेन केक्सिंग ने जब टाँके देखे तो उन्हें प्रलोभन की परवाह नहीं थी। उन्होंने बस खुलकर कहा, क्या मैं हूँ?
मैं स्वाभाविक रूप से विशेष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, इसलिए मैं अंदर चला गया और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छे लोग, वे इतने सालों तक बुरी आत्माओं के समूह के साथ कैसे रह रहे थे? ये वास्तव में कीचड़ है और दाग नहीं है, और यह स्पष्ट है कि वे राक्षस नहीं हैं। झोल जिशु हंसा और कुछ नहीं बोला जब उसने डकार ली। वेन केक्सिंग ने आह भरते हुए कहा, अक्सू, तुम सचमुच मुझे दुख पहुंचा रहे हो छोटे शैतान। क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ? झांग चेंगलिंग का स्वभाव अच्छा था और मार्शल आर्ट में माहिर थे, और जो पूर्वज अभी भी कहानी सुना सकते थे, उनकी 5 शरीरों में पूजा की जाती थी। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कुछ नहीं कहा और तुरंत सिर हिला दिया। वेन केक्सिंग इतने भावुक हो गए कि उन्होंने अपना सिर छुआ और भावुक होकर कहा, यह अभी भी बच्चे के लिए अच्छा है, उसके पास विवेक है, वह जानता है कि दूसरे कितने अच्छे हैं और वही याद रखता है, कुछ लोगों के विपरीत। झोल जिशु ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह भी नेता था, गाओ चोंग की तरह, जिसने ऐसे लोगों के समूह का नेतृत्व किया जो सोचते थे कि वह सही है, या खुद की तरह उसने हत्यारों और जासूसों के एक समूह का नेतृत्व किया जो गुईबुगु के मालिक के समान नहीं था। जब तक गाओ चोंग दुनिया की धार्मिकता शब्दों का उपयोग करता है, वह उन लोगों को अपने लिए जमीन खींचने के लिए मजबूर कर सकता है, और रोशनदान के लोग मूल रूप से उसे जीवन देने और सम्राट को देने के लिए आते हैं। उस संगठन के पीछे आज तक बनी हुई भारी शाही शक्ति है। उसके अलावा कोई भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन घोस्ट वैली अलग है, क्योंकि घोस्ट वैली हताश लोगों का एक समूह है। वे अत्यंत क्रूर विषैले कीड़ों के समूह की तरह हैं। वे एक छोटे संकीर्ण क्रिकेट में बंद हैं और एक दूसरे को मारना ही जीवित रहने का एकमात्र तरीका है। सैकड़ों हजारों अंधेरी जगहें, या तो तुम मरो या मैं जीऊं, नैतिकता के बिना, न्याय के बिना, केवल मजबूत का सम्मान किया जाता है, और अंत में केवल इतना मजबूत और इतना शातिर कि सब कुछ खा जाए। वह कीड़ा जो राजाओं का राजा बन गया है, वह फिर से सूरज देख सकता है। वेन केक्सिंग का भेष बहुत अच्छा था। कई बार तो झोल जिशु भी इसे एक साधारण आदमी समझ लेता। बस एक तरफ की बात सुनते हुए वेन केक्सिंग ने झांग चेंगलिंग से कहना जारी रखा, दूसरों द्वारा पीछा किए जाने के डर के अलावा किसी के लिए दूसरों से छिपने का एक और कारण है जो दुखद है। वह अपने दिल में जानता था कि जिस व्यक्ति को वह देखना चाहता था, वह फिर कभी नहीं देखा गया था। उसने बस खुद को यहाँ दफन कर दिया, और लंबे समय के बाद वह खुद को सांत्वना दे सकता था कि वह उसे नहीं मिला, सिर्फ इसलिए कि वह उसे नहीं ढूंढ सका। फिर उसने धीरे से आह भरी और आगे कहा, यदि भविष्य में तुम्हारा स्वामी चला गया तो शायद मुझे छिपने के लिए ऐसी ही जगह मिल जाएगी, अन्यथा मैं बाहर भागकर सड़क पर दौड़ती हुई सुंदरता को देखूंगा। क्या यह उस व्यक्ति के लिए दुखद नहीं होगा जिसे तुम चाहते हो? झोल जिशु ने हंसते हुए कहा, मैंने सोचा था कि तुम मेरे साथ रहोगे और मर जाओगे। वेन केक्सिंग भी हंसे, मैंने कहा था कि आपको विश्वास नहीं हुआ। झांग चेंगलिंग ने उसके बगल में हस्तक्षेप करते हुए कहा, जैसे यूबोया पियानो पर गिर गया। दोनों व्यक्तियों के चेहरे पर भाव एक साथ शून्य थे। झांग चेंगलिंग ने इस ओर देखा और फिर उस ओर देखा। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या गलत कहा। थोड़ी देर बाद मैंने वेन केक्सिंग को फुसफुसाते हुए सुना, दुनिया में कोई भी पहाड़ों और नदियों को नहीं समझता है, और यह सही है। लेकिन ये सही नहीं है। उसने झोल जिशु की ओर देखा, लेकिन झोल जिशु ने दूसरी ओर देखा। वेन केक्सिंग ने बोलना बंद कर दिया, लेकिन बस ये बाई का कसकर पीछा किया। अचानक ये बाई एक पल के लिए रुक गया, ध्यान से सुनने लगा, उनके कदमों को रोकने के लिए अपनी हथेलियां उठाईं और फुसफुसाया, समापन। झोल जिशु ने झांग चेंगलिंग का हाथ पकड़ लिया और अचानक कस दिया। फिर कई लोगों ने एक ही समय में अपने सिर नीचे कर लिए। उन्हें बस ऐसा लगा कि उनके पैरों के नीचे की जमीन हिल रही है। एक गुनगुनाहट की आवाज आए और वेन केक्सिंग ने तुरंत झोल जिशु को, मैं कहता हूं कि यह भोजन अविश्वसनीय है और आप इस पर विश्वास नहीं करते, कि उदास अभिव्यक्ति के साथ झोल जिशु के पास उस पर ध्यान देने का समय नहीं था, क्योंकि अगले ही पल जमीन से एक तेज धार ऊपर उठी और ऐसा लग रहा था कि यह टूटकर हिल रही है। कुछ लोग एक ही समय में उठ खड़े हुए। झोल जिशु ने झांग चेंगलिंग को पकड़ा और एक बड़ी शाखा पर थपथपाया, लेकिन शाखा नकली जैसी थी, और जब उसने उसे थपथपाया तो वह टूटकर सीधे नीचे गिर गई। झोल जिशु हवा में चौंक गया और हवा में घूम गया। शरीर, पैर की उंगलियां तने पर टिकी हुई थीं। कौन जानता है कि पलक झपकते ही बड़ा पेड़ अचानक गिर गया। झांग चेंगलिंग ने अपना चेहरा अपनी बाहों में छिपा लिया और अचानक उसे श्री शू द्वारा सिखाया गया एक शब्द याद आ गया जब वह बच्चा था, पहाड़ से नीचे झुकना और उसे पेड़ से पेड़ पर हिलाना। ये सच निकला। निश्चित रूप से
उसने बूढ़े आदमी की बात नहीं सुनी और उसने घाटे पर पैसा खर्च नहीं किया। पूरी धरती डूब गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन ने एक अनजान बड़ा मुंह खोलकर सबको निगल लिया हो। झो जिशु आखिरकार गिरे हुए पेड़ की ताकत से 4 या 5 फीट दूर बह गया। वह बस खड़ा रहा और सांस लेने से पहले ही उसने भौहें सिकोड़ ली। पलक झपकते ही वेन केक्सिंग और ये बाई चले गए। फिर उसके पैर खाली हो गए और पूरा व्यक्ति नीचे गिर गया। झो जिशु को तुरंत समझ में आ गया कि वे क्यों चले गए थे। टॉर्च की रोशनी में उसके पास झांग चेंगलिंग को अपनी बाहों में बचाने के अलावा कोई समय नहीं था। अंधेरा था और उसने हवा में कदम रखा। जगह का वह हिस्सा जीवंत लग रहा था और चुपचाप फिर से बंद हो गया। मुझे नहीं पता कि यह छेद कितना गहरा है, और झो जिशु ने सहजता से कहा कि यह मौत के लिए गिरने वाला नहीं था। उसने अचानक अपनी सांस उठाए और ढलान के नीचे पत्थर की दीवार पर अपनी हथेली थपथपाई। मुझे नहीं पता कि यह कितना मजबूत था। पत्थर की दीवार उसके द्वारा धंस गई थी। पत्थर का मलबा घूम गया और दोनों गिर गए। हालांकि झो जिशु ने अपने पैर को फैलाने और दीवार को हल्के से लात मारने का अवसर लिया और अपने असीम और निपुण कौशल का प्रदर्शन किया। जब मैंने उसे देखा तो वह दीवार से चिपका हुआ लग रहा था, लेकिन वह थोड़ा बड़ा था। ये भूल गया कि उसके कौशल पहले जैसे नहीं रहे और वह झांग चेंगलिंग जैसे बड़े लड़के को पकड़ रहा था। ठीक इसी तरह आंतरिक रुचि थोड़ी स्थिर और तंग थी। झो जिशु एक गुप्त रूप से अच्छा नहीं था, लेकिन उसने देखा कि जिस दीवार पर उसने सेंध लगाई थी वह फिर से काम रही थी, लेकिन उसने उसके जवाब का इंतजार नहीं किया। एक तेज तलवार गैप में आ गई और उसने लगभग उन दोनों को पहन लिया। लौकी में दोनों व्यक्ति चौंक गए। झो जिशु के पास अपने पैर आराम देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और दोनों नीचे गिरते रहे। सौभाग्य से ये लगभग अंत है। झो जिशु दोनों पैरों पर उतरा और झांग चेंगलिंग को मुक्त कर दिया। सौभाग्य से वेन केक्सिंग के साथ कृत में गिरा हुआ प्रबुद्ध छोटा सा रात का मोती अभी भी शरीर पर था। हालांकि यह केवल थोड़ी सी चमक थी, ये पर्याप्त था। वह चीजों को देख सकता है और झो जिशु को नहीं पता कि उसका खाई के साथ ऐसा रिश्ता कैसे है, ये सोचकर कि यह एक अपराध है या एक तिल। इस समय झांग चेंगलिंग ने अचानक फुसफुसाया, मास्टर। झो जिशु ने उसे चुप कराया और अपनी आवाज धीमी कर दी, शोर मत करो। झांग चेंगलिंग इतना डर गया कि उसकी आवाज का स्वर बदल गया, नहीं मास्टर, देखो। इस बार उसे अपनी उंगली दिखाने की जरूरत नहीं थी। झो जिशु ने खुद देखा, संकीर्ण और संकीर्ण पत्थर के कमरे में उनसे दूर नहीं, 2 चमकदार आंखें थीं, उन्हें चुपचाप देख रही थी। झो जिशु ने रात के मोती को उठाया और उस चीज की पूरी तस्वीर देखी। यह एक बड़ा अजगर था जिसकी कमर बहुत मोटी थी। वह एक पत्र उगल रहा था और स्तब्ध आंखों से उन्हें देख रहा था। आशीर्वाद वुशुंग आता है, दुर्भाग्य अकेले नहीं आते हैं। झो जिशु अपने होंठ चाटता है। इस समय वह गहराई से समझता है कि ठंडा पानी पीना और अपने दांतों को प्लग करना क्या है। झांग चेंगलिंग किसी तरह से बहुत डर गया था। इसके बजाय उसने उसके कान में जोर से बात की, मास्टर, मास्टर, मैंने सुना है कि यह बड़ा अजगर इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि मनुष्य बिल्कुल भी छिप नहीं सकता। इसका मुंह शायद खराब है। खाने से पहले आपको पहले व्यक्ति को चुटकी बजानी चाहिए। एक बार जब यह उलझ जाता है तो व्यक्ति का गला घोंट दिया जाएगा, पूरे शरीर की हड्डियां कुचल दी जाएंगी और आंतरिक अंग एक गेंद में निचोड़ दिए जाएंगे। ये केवल एक त्वचा की थैली के साथ एक चेहरे की जेब बन जाता है और फिर यह पच जाता है और फिर से निगल जाता है। उद्धरण चिन्ह। झो जिशु ने हाथ बढ़ाकर अपनी कमर पर लटकी सफेद कपड़े वाली नर्म तलवार को पकड़ लिया। दांत पीसते हुए कहा, चुप रहो, मुंह। तभी झांग चेंगलिंग के रोते हुए पिता और माता के खर्राटों के बीच बड़े अजगर ने अपना सिर उठाया और तेजी से उन पर झपट्टा मारा। बोआ झो जिशु से ऊपर सिकुड़ गया, अपना मुंह खोला और झो जिशु के गले पर काट लिया। झो जिशु ने झांग चेंगलिंग को कोने में फेंक दिया, छिप गया और अपने बैकहैंड से एक सफेद तलवार निकाली और यहाँ तलवार काट दी। जानवर की गर्दन। सफेद कपड़ों की धार बड़े सांप की त्वचा पर लगी और ऐसा लगा जैसे कोई चिंगारी बुझ गई हो। बड़े सांप ने अपनी गर्दन पर त्वचा को खरोचा भी नहीं था। लंबी पूंछ को फेंका और उसे झो जिशु के कंधे पर रगड़ दिया, अगर नहीं तो वह तेजी से चमक गया। इस बार उसकी गर्दन को छूट सकता है। एक सांप की पूंछ जमीन पर गिर गई, एक उड़ती हुई रेत और पत्थरों से टकराए। झो जिशु 3 कदम पीछे हट गया और उसे अजीब लगा, ये जानते हुए कि अगर वह अपने हाथ में सफेद कपड़े नहीं पकड़े होता तो उसे डर था कि साधारण तलवार इस तलवार से टूट जाती। उसे तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है
और अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। जब बड़ा अजगर अपना मुंह खोलकर उस पर झपटा तो उसे कुछ गड़बड़ नहीं लगी। ये जानवर खून पीने वाला बारहमासी रूमाओं है, उसके मुंह में गैस कैसे नहीं हो सकती। झांग चेंगलिंग ने अपना सिर आगे करके कुछ देर तक उसे देखा और अचानक बोला, मास्टर, ये तो नकली सांप लगता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जैसे ही उसने शोर मचाया, बड़ा सांप तुरंत उत्तेजित हो गया, अपनी गर्दन उठाए, मुंह में फुफकारते हुए उसकी ओर मुड़ा। झांग चेंगलिंग इतना डरा हुआ नहीं लग रहा था, वह बेवकूफी से जमीन से कूद गया। फिर भी उसने हाथ बढ़ाया और अपनी पतलून थपथपाई। उसने उस बड़े अजगर की ओर इशारा किया जो उसे मुंह में लेने के लिए तैयार था और कहा, मास्टर देखो, ये सांप वाकई सच्चा है। वही, उसने एक शब्द भी पूरा नहीं किया था कि अजगर उस पर झपट पड़ा। झांग चेंगलिंग अभी इतना डर गया था कि यह नकली था, और वह हृदयहीन था, जैसे कि उसे लगा कि नकली सांप को लोगों को खाने की जरूरत नहीं थी और कोई खतरा नहीं था। झो जिशु को बस यह नहीं पता था कि उसके बारे में क्या कहना है। क्या इस सांप द्वारा चेहरे की जेब में लपेटे जाने या चेहरे की जेब में लपेटे जाने के बाद निगल जाने के बीच कोई अंतर है? लेकिन जब उसने देखा कि वह अपनी जान गंवाने वाला है, तो वह इसे नजरअंदाज नहीं कर सका। झो आराम से कूद गया। एक दापेंग ने अपने पंख फैलाए और एक तरफ से सांप के सिर की ओर उड़ गया और सांप के सिर को एक दिशा में झुका दिया। नकली सांप, मुझे नहीं पता कि यह किस सामग्री से बना है, ये बेहद कठोर है। झो जिशु जमीन पर गिर पड़ा, उसे केवल पिंडली में दर्द महसूस हो रहा था। इस बार झांग चेंगलिंग बोलने से डर रहा था। जिस क्षण झो जिशु उतरा, उसने सांप के पीछे एक काला छेद देखा और उसके दिल में एक विचार आया और उसने झांग चेंगलिंग से फुसफुसाया, मैं इसे थोड़ी देर में दूर ले जाऊंगा। आप उस गुफा में भाग जाते हैं, लेकिन अंदर मत जाओ, दरवाजे पर मेरा इंतजार करो, कुछ भी मत सुनो। झांग चेंगलिंग ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। सांप ने अपना सिर हिलाया, मानो उसने फिर से उसका स्वाद चखा हो। झो जिशु ने जल्दी से झांग चेंगलिंग को धक्का दिया, जाओ। झांग चेंगलिंग अपनी आंखें बंद करके और बिना सिर के आगे बढ़ा। वह लगभग अजगर से टकरा गया। लगभग ऐसा लगा जैसे वह कर रहा था जिसे सिर पर चूहे का चलना कहा जाता है। झो इतना भयभीत था कि उसने अजगर की आंखों में ही तलवार से वार किया। मैंने उन आंखों में से एक को जन्म दिया जिसके बारे में मुझे नहीं पता था कि वह किस सामग्री से बना है। और अजगर अचानक झांग चेंगलिंग का ख्याल नहीं रख सका और झो जिशु से लड़ने के लिए दौड़ पड़ा। बेशक यह मूल रूप से जीवित नहीं था और फिर से मरना मुश्किल था। झो जिशु पत्थर की दीवार पर चढ़ गया, सांस ली और 2 या 3 फीट ऊपर घुट गया। बड़े अजगर ने तुरंत उसका पीछा किया, उसे कसकर काट लिया। झो यशु गुआंग ने देखा कि झांग चेंगलिंग गुफा के द्वार की ओर भागा था, बेचैनी से देख रहा था। इस तरफ उसने राहत महसूस की और अचानक पत्थर की दीवार को लात मारी। पूरा व्यक्ति हवा में पलट गया, मानो आधा मुड़ा हुआ हो, और संकरी जगह से नीचे गिर गया। नकली अजगर इतना सावधान और शर्मनाक था कि उसने उसका पीछा किया और उसे मोड़ दिया, लेकिन जगह बहुत संकीर्ण थी और उसकी कमर जो तलवार को तोड़ सकती थी वह झो जिशु की तरह नर्म नहीं थी। हवा में क्लिक की आवाज सुनते ही झो जिशु जमीन पर गिर गया और लुढ़क गया, लेकिन वह ज्यादा चिंतित था। नकली सांप सिर्फ आधा छोटा और आधा जुड़ा हुआ था और एक संकरी जगह में फंस गया था। गुफा के मुहाने पर एक विशाल पूंछ हवा में लहरा रही थी, जिससे थोड़ी खुशी पैदा हो रही थी। झांग चेंगलिंग तुरंत दौड़कर आया, मास्टर, क्या आपको चोट नहीं लगी? झो जिशु ने उसकी तरफ देखा और कुछ नहीं कहा। झांग चेंगलिंग बहुत घबराया हुआ था, अपनी आंखें झपका रहा था। अगर मास्टर आमतौर पर बहुत शक्तिशाली होता तो झांग चेंगलिंग बस कूद जाता और उसे फिर से छूता ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसके हाथ और पैर छोटे हैं। झो जिशु ने आह भरी, उसके सिर के पीछे मारा और कहा, आंतरिक चोटें जिससे भी तुम्हें गुस्सा आया, मेरे पीछे आओ। झांग चेंगलिंग ने अपना सिर हिलाया और सावधानीपूर्वक उसके पीछे उस गुफा में चला गया जहां सांप पहरा दे रहा था। यह एक संकरा रास्ता है, बहुत संकरा। इसके सामने एक दरवाजा है। झो जिशु दरवाजे पर खड़ा था। झांग चेंगलिंग के कदमों को रोकने के लिए आगे बढ़ा और फुसफुसाया, दीवार के सामने खड़े हो जाओ, फ्लैश करो, इतनी छोटी जगह यहाँ, अगर दरवाजा खोलने पर कोई तंत्र भरता है तो यह अपरिहार्य है। झो जिशु ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाए और सावधानी से झांग चेंगलिंग से कहा, अपनी सांस रोको। फिर उसने सतर्कता के साथ 12 मिनट तक छोटे दरवाजे को खोला। दरवाजे के शाफ्ट ने एक चीख ध्वनि की, धूल गिर गई। झो जिशु का पूरा शरीर कस गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने अपने हाथ में रात का मोती उठाया और उसे देखा और पाया कि यह धूल से भरा एक छोटा पत्थर का कमरा था। कोने में 2 लोग खड़े थे,
लेकिन वे गतिहीन थे। झो जिशु ने एक हाथ से झांग चेंगलिंग के सामने के फ्लैप को पकड़ लिया, सावधानी से 2 लोगों के पास गया और अंदर चला गया। ये पता चला कि यह कोई इंसान नहीं था, बल्कि 2 गुड़िया थीं। आत्मकद, एक पुरुष और एक महिला, वास्तव में कुछ भी नहीं कर पाए, मानो जीवित आंखें दरवाजे की ओर देख रही हों, मानो 2 घुसपैठियों को घूर रही हों। झो जिशु ने भौहें सिकुड़ी और उसका दिल इतना अजीब था कि वह शेषांजुआंग कहलाना नहीं चाहता था। इस गांव में कोई लोकप्रियता नहीं थी और हर जगह अजीबोगरीब लोग थे। सामने नकली सांप के सबक के साथ झो जिशु ने उसे समझाने की हिम्मत नहीं की। उसने देखा कि कठपुतली के जोड़ उस बड़े सांप की तुलना में बहुत अधिक लचीले लग रहे थे और चालें दोहराना असंभव होगा, इसलिए उसने झांग चेंगलिंग से फुसफुसाते हुए कहा, तुम आगे बढ़ो, धीरे चलो। झांग चेंगलिंग सावधानी से चला। झो जिशु उसके पीछे झुका और पीछे की ओर चला गया। उसकी नज़र एक पल के लिए भी दोनों आकृतियों से नहीं हटी। पत्थर के कमरे के अंत में झांग चेंगलिंग ने फुसफुसाते हुए कहा, मास्टर, मेरे सामने एक और दरवाजा है। झो जिशु ने अपने सीने में एक क्रॉसवर्ड सुना, झांग चेंगलिंग को रास्ता देने के लिए कहा, एक तरफ मुड़ गया और सदियों पुराने दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। उसके सामने एक अथाह मार्ग था। झो जिशु ने फुसफुसाते हुए कहा, जाओ। दोनों एक के बाद एक मार्ग में प्रवेश कर गए और झो जिशु ने जाने से पहले हिचकिचाहट की। दोनों कठपुतलियों, दुनिया की किसी भी अन्य कठपुतलियों की तरह कोई जीवन नहीं था और आगे नहीं बढ़ेंगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्यों। उसने बस पीठ पर बाल महसूस किए और फिर अवचेतन रूप से उसके पीछे छोटे दरवाजे को बंद कर दिया और दरवाजे की बोल्ट को प्लग कर दिया, इसलिए उसने यह नहीं देखा। जब उसने दरवाज़ा बंद किया तो पत्थर के कमरे में 2 कठपुतलियों की आंखें 1 हफ्ते तक एक ही समय पर घूमती रहीं, मानो उसकी पीठ की ओर देख रही हों। इस छोटे से अंश में एक प्रतिध्वनि थी, जो दोनों के कदमों की प्रतिध्वनि थी और विशेष रूप से अकेला और चंचल और बेहद उदास भी लग रहा था। झांग चेंगलिंग को अचानक बिना किसी कारण के रोंगटे खड़े हो गए और फुसफुसाया, मास्टर, मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ। उसे तुरंत पछतावा हुआ, ये सोचकर कि झो जिशु उसे डांटने वाला था। कौन जानता था कि झो जिशु ने धीरे से अपना हाथ उठाया और अपनी हथेली उसके कंधे पर रख दी। उसका हाथ इतना पतला लेकिन इतना गर्म था। झांग चेंगलिंग ने अपना सिर झुकाया। झो जिशु के चेहरे को धुंधली रात के मोती की रोशनी में देखकर उसे लगा जैसे उसने एक आश्वस्त करने वाली गोली ले ली हो। मुझे नहीं पता कि पत्थर की गैलरी कितनी लंबी है। झो जिशु के लिए अंत तक पहुंचना लगभग अधीर है। झो जिशु ने खुद से सोचा और नहीं जानता था कि ये बाय और वेन केक्सिंग अभी कहाँ पहुंचे थे। वह विशेष रूप से चिंतित नहीं था। कोई व्यक्ति मंदी से बच सकता है, यानी 2 सामान, लेकिन वह खुद ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में झांग चेंगलिंग के साथ केवल परेशानी पैदा कर सकता है। यह अधिक परेशानी है। पत्थर की गैलरी के अंत में एक और दरवाजा है। इस बार यह एक गेट है। नज़ारा अचानक साफ लग रहा था। झो जिशु ने झांग चेंगलिंग को अपने पीछे खींच लिया और दरवाज़ा खोल दिया। यह एक खाली हॉल जैसा दिखता है। झो जिशु की आंखें नीचे देखते हुए मैंने पाया कि जमीन वास्तव में काली और ग्रे थी। झांग चेंगलिंग ने अपना सिर नीचे झुकाया और अपने मालिक की ओर संदेह से देखा, ये सोचते हुए कि झो जिशु यहाँ क्यों रुक गया। झो जिशु पहले सतर्क रहता था, इसलिए उसने अपनी बाहों से टूटे हुए चांदी के टुकड़े को पकड़ा, अपना हाथ बढ़ाया और उछलकर गहरे भूरे रंग की जमीन पर गिर गया। टूटी हुई चांदी 2 बार लुढ़की और कुछ नहीं हुआ। उसे थोड़ी राहत मिली। हालांकि इस समय छत पर पानी की एक बूंद गिरी और 2 लोगों की 4 आंखों की निगाह के नीचे यह उसके द्वारा फेंकी गई चांदी पर गिर गई और फिर टूटी हुई चांदी बस जमीन पर थी। फिर कुछ और भयानक हुआ। जहरीले पानी की बूंदें अलग अलग जगहों पर गिरने लगी और घनी होती गईं। अंत में ऐसा लगा जैसे बारिश हो रही है। झो जिशु को समझ में आ गया कि जमीन का रंग इतना भयावह ग्रे काला क्यों है। इतनी भयानक बारिश में धुल जाने के बाद लोगों की हड्डियां भी ग्रे हो सकती हैं। उसका दिल ठंडा था। दुनिया पर बर्फ का कोई निशान नहीं था, लेकिन वह कभी भी बारिश से नहीं बहता था और टपकता पानी प्रकाश के काम को नहीं छूता था। झो जिशु ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, ये सड़क कहीं नहीं है, वापस चले जाओ। दोनों व्यक्ति पीछे मुड़े और लंबे पत्थर के गलियारे से आते हुए दूसरे कदमों की आवाज सुनी। दा दा दा। झांग चेंगलिंग झो जिशु में लगभग उलझ गया था, हकलाते हुए, मास्टर, 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 क्या ये प्रेतवाधित है। झो जिशु ने उंगली उठाए, उसे चुप रहने का इशारा किया और अपना सिर झांग चेंगलिंग की ओर घुमाया और कहा, दरवाजा बंद करो,
और इसे थोड़ी देर के लिए रोक दो, जल्दी से, और फिर तुम दरवाजे पर छिप जाओ और शोर मत करो। झांग चेंगलिंग ने तुरंत अनुपालन किया। कदम तेज और सघन होते गए और अंत में चलने से दौड़ते हुए भाग गए। अचानक कोई आवाज नहीं हुई। रात के मोती की रोशनी केवल उसके सामने एक छोटे से क्षेत्र पर चमक सकती थी। झो जिशु को ध्यान से सुनना पड़ा, लेकिन वह इस टूटे हुए पत्थर की गैलरी में झांग चेंगलिंग को छोड़कर दूसरे व्यक्ति की सांस नहीं सुन सका। फिर अंधेरे में रोशनी की एक चमक चमकी। झो जिशु ने अवचेतन रूप से एक सफेद तलवार उठाई और प्रतिद्वंद्वी की एपी को नीचे धकेल दिया गया, जिससे वह बाघ के मुंह में झुनझुनी कर रहा था। और टॉर्च की आग में झो जिशु ने देखा कि दूसरा पक्ष कौन था। ठंडा पसीना नीचे आया। एपी को पकड़े हुए आदमी छोटे पत्थर के कमरे में आदमी था। झो ज़ेक के विचार तेजी से बदल गए और उसने तुरंत इस जगह पर डिजाइनर के दिमाग के जहर को महसूस किया। अगर उसने छोटे पत्थर के कमरे में अंकुश हुआ तो मुझे डर है कि वह तुरंत झांग चेंगलिंग को वापस ले जाएगा। हालांकि मुश्किल है, यह एक मास्टर के लिए विलुप्त नहीं है जो नकली अजगर से निपट सकता है। डिजाइनरों को इसकी उम्मीद थी, लेकिन वे उन्हें इस अभेद्य स्थिति में ले जाना चाहते थे। इस छोटे से पत्थर के गलियारे में आपके लिए दुनिया का काम करना मुश्किल है। ये लोगों के सभी रास्ते अवरुद्ध करना है। झो जिशु अपने दिल में फूट फूट कर रो रहा था और अपनी पीठ को पीछे खींच लिया। सफेद रंग की तलवार गुड़िया की बांह पर लगी और उसे काट नहीं सकी, चाहे वह सांप वाली सामग्री से बनी हो या नहीं। उसे जितना संभव हो उतना कठोर होना चाहिए। कठपुतली ने फिर तलवार को यंत्रवत रूप से चलाया और उसे काट दिया। झो जिशु ने समय को समझा और चतुराई से एक चाल चली। सफेद कोट वाले ने तलवार के फूल को हल्के से उछाला और ब्लेड से टकराया। फिर उसने अपनी ताकत का जोर लगाया। गुड़िया के हाथ में मौजूद एपी को उसने 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। झांग चेंगलिंग ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था और माहौल में उसे घूरने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन गुड़िया ने परवाह नहीं की। यंत्रवत अपनी उंगलियां खोल ली, एपी को नीचे फेंक दिया और फिर अपना हाथ ऊपर ले गया। वह दर्द और मौत से नहीं डरता था और उसका पूरा शरीर एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। झो जिशु एक सिर के साथ 2 बड़े हो गए और झूलते हुए हाथ को पकड़ लिया। अगर यह एक साधारण व्यक्ति होता तो मुझे डर था कि वह अपने हाथ से नीचे गिर जाएगा, लेकिन गुड़िया इतनी सख्त थी कि उसने उसे पूरी तरह से पीछे धकेल दिया। जब तक झो जिशु की पीठ उसके पीछे पत्थर के कमरे के दरवाजे से चिपकी नहीं गई। झो जिशु ने अपना हाथ वापस खींच लिया और झेप गया। दरवाजे ने कठपुतली को एक बड़ा छेद बना दिया। वह बहुत आभारी था कि उसने पहले से योजना बनाई थी और झांग चेंगलिंग को दरवाजा बंद करने के लिए बुलाया था। हालांकि अगले ही पल वह आभारी नहीं हो सका क्योंकि वह आदमी के पीछे था। मैंने एक और महिला को देखा। ये चीज ऐसी लग रही थी जैसे यह मुड़ नहीं सकती थी और केवल आगे बढ़ सकती थी। वह आगे बढ़ी और सीधे फैंग चेंगलिंग के पास पहुंची, जो झो जिशु और कठपुतली से बचने के लिए दूसरी तरफ सिकुड़ गया था। झो जिशु ने अपनी खोपड़ी को विस्फोट कर दिया, पुरुष गुड़िया की क्रॉस आर्म को बौना कर दिया और झांग चेंगलिंग में पटक दिया। महिला गुड़िया की चाल तेज लग रही थी। उसके पास केवल झांग चेंगलिंग की रक्षा करने का समय था। गुड़िया के हाथ में एक लंबी बांसुरी, एक लंबी छड़ी की तरह बहते हुए। जगह बहुत छोटी थी। झो जी इससे बच नहीं सका और केवल अपनी पीठ पर एक जोरदार प्रहार झेलने में सक्षम था और तुरंत खून थूक दिया। दीवार पर हाथ रखे हुए उसके मुंह से खून झांग चेंगलिंग के कंधों पर टपक रहा था। उसका शरीर बेकाबू होकर फड़फड़ा रहा था, लगभग लड़के को दबा रहा था। झांग चेंगलिंग उस पल डरने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए उसने उसे सहारा देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। झो जिशु ने उसके बगल में छिपने की कोशिश की। महिला ने दूसरे झटके से उसके सिर को भी रगड़ दिया। उसने लगभग अपने सफेद कपड़े छोड़ दिए और उसकी छाती 7 रत्नों और 3 शरद ऋतु के पत्तों से कांप रही थी। उसकी आंखें काली थीं। झांग चेंगलिंग ने गुस्से से कहा, तुमने मेरे मालिक को चोट पहुंचाने की हिम्मत की, मुझे तुम्हारे साथ लड़ना होगा। चाहे वे कठपुतली पर झपटना चाहे या नहीं। शावक हमेशा डरपोक होता है जब उसे डरपोक होना चाहिए, लेकिन जब उसे डरपोक होना चाहिए तब भी डरपोक होता है। झो जी ने उसे पकड़े बिना एक धीमा कदम उठाया और झांग चेंगलिंग की ओर देखा। झांग यानी ठंडी महिला कठपुतली पर अपनी बाहें फड़फड़ा दी। वह रक्षाहीन था और लगभग उसे अपने दांतों से काटने वाला लग रहा था। छोटा भूत। झो जिशु कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसका मुंह उसके अपने खून से घुट गया था और वह खांसने लगा। जैसे ही यह हुआ, महिला की गुड़िया के बगल में पत्थर की गैलरी की दीवार अचानक ढह गई। महिला की गुड़िया बच नहीं सकी और नीचे दब गई। लोहे की बांसुरी अभी भी उसके हाथ में लहरा रही थी और एक शर्मिंदा आदमी अंदर घुस आया।
खांसते हुए और खुद को पीटते हुए डूचेन ने कहा, यह क्या बकवास है। आंसू। झो जिशु ने राहत की सांस ली और लगभग असंबद्ध हो गया। अपने जीवन में पहली बार वह वेन केक्सिंग से मिलकर इतना खुश था। महिला कठपुतली अभी भी जमीन पर अपने पैर और पंजे फैलाए हुए थी। वेन केक्सिंग ने पहले तो कोई ध्यान नहीं दिया। वह लगभग उस पर पैर रखने ही वाली थी और जमीन पर पड़ी बांसुरी से बह गई और फिर कूद गई। पुरुष कठपुतली ने उसका हाथ दरवाजे के छेद से बाहर खींच लिया था। इस तरफ मुड़ते हुए वेन केक्सिंग ने झांग चेंगलिंग को उठाया, हाथ हिलाया और उसे दीवार के छेद में फेंक दिया। फिर झो जिशु को पकड़ने के लिए नीचे झुकी और कूद गई। आदमी ने उसका पीछा भी किया। वेन केक्सिंग ने पलटकर गुड़िया को सावधानी से देखा। कौन जानता था कि गुड़िया केवल 2 दिशाओं में मुड़ सकती है, आगे या पीछे, बाएं और दाएं के कार्य के बिना। यह एक व्यक्ति को नहीं ढूंढ सकता था और वहीं पर रखा, आगे और पीछे। महिला की कठपुतली पर लंबी बांसुरी ने अपना पैर घुमाया, जो वास्तव में एक ढाल थी जिस पर बच्चे के भाले ने हमला किया। एक तेज आवाज, दोनों कठपुतलियां नीचे गिर गईं और पुरुष कठपुतली को नुकसान हुआ। जब उन्होंने हमला किया तो उन्होंने कठपुतली के सिर को चुटकी लेने के लिए अपनी बाहों का इस्तेमाल किया और फिर उन दोनों ने एक दूसरे को मार डाला और अंदर ही अंदर स्तब्ध हो गए। वेन केक्सिंग को राहत मिली और उसने झो जी से फुसफुसा कर कहा, बात मत करो। फिर उसने अपने एक्यूपंक्चर बिंदुओं को बंद कर दिया और व्यक्ति को नीचे कर दिया। उसकी छाती पर खून देखकर भौहें सिकुड़ ली और झांग चेंगलिंग से कहा, तुम शैतान हो, जाओ और वहां देखो अगर कोई है। वह कुछ देर रुका, उसे समझ नहीं आया कि इसका वर्णन कैसे करे। फिर आगे बढ़ा और इशारा करते हुए कहा, यह 1 फुट ऊंचा है और चीजों को ऐसे लुढ़का रहा है जैसे तुम लुढ़क रहे हो। बस भागो और वापस आओ और मुझे बताओ। झांग चेंगलिंग ने कहा, ओह, और पूछा, वरिष्ठ, मेरे स्वामी। वेन केक्सिंग असामान्य रूप से अधीर लग रहे थे और उन्होंने उन्हें टोकते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं मर नहीं सकता। झांग चेंगलिंग ने फिर पूछा, वरिष्ठ, आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता। वेन केक्सिंग ने विस्फोटक दीवार की ओर इशारा करते हुए कहा, यह उस विस्फोट का परिणाम था। झांग चेंगलिंग ने अपनी उंगलियों का पीछा किया और अचानक उदासीन महसूस किया। उसने सोचा कि पूर्ववर्ती जो बहुत शक्तिशाली लग रहा था, उसका भी पीछा किया गया था और उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की और रक्षा के लिए घबराहट में दूसरे छोर पर भाग गया। वेन केक्सिंग ने झो जिशु के कपड़े खोलने के लिए हाथ बढ़ाया और झो जिशु ने उसकी कलाई दबा दी और झो जिशु मूर्खतापूर्ण हंसी, तुम मेरा फायदा उठाने के लिए क्या करते हो। वेन केक्सिंग ने अपना हाथ खोला और अपनी छाती पर हल्के से थपथपाते हुए धीरे से कहा, बस कुछ शब्द। आप लगभग रोशनी उड़ा रहे हैं और मोम खींच रहे हैं और आप अभी भी गरीब हैं। झो जिशु को लगा कि उसका जीवन पूरा हो गया है। उसे अभी अभी एक बूढ़े खाने के शौकीन ने डांटा था और एक बड़ी बात से अपमानित किया गया था। वेन केक्सिंग ने सावधानी से अपने कपड़े खोले। जब उसने झो जिशु की छाती पर कई कीलें छुईं तो उसकी आंखें अनजाने में झपक उठीं। झो जिशु को इसकी परवाह नहीं थी। उसे लगा कि जब वह सांस ले रहा था तो उसकी छाती और पीठ में आग लग गई थी। इसी तरह मुझे पता था कि चोट मामूली नहीं थी। मुझे डर है कि हड्डी टूट गई थी और फेफड़े घायल हो गए थे, इसलिए मैंने जबरन खांसी नहीं की और यहाँ तक कि चोट को बढ़ने से बचाने के लिए सांस को भी कम रखा। वेन केक्सिंग ने उसे पलटा और उसकी पीठ पर लगी चोट को एक नज़र में देखा। वह सांस रोके बिना नहीं रह सका और ठंडे स्वर में बोला, बस थोड़ा और, वह चीज़ तुम्हारी रीढ़ की हड्डी तोड़ सकती है। क्या तुम इस पर विश्वास करते हो। झो जी ने गपशप की तरह फुसफुसाया, बकवास मत करो। अगर मैं एक डमी के साथ रीढ़ को बाधित कर सकता हूँ तो मेरे पास जीने के लिए कोई चेहरा नहीं है। वेन केक्सिंग ने नाक भान सिकुड़ी, अपनी पीठ पर हाथ रखा, ध्यान से अपनी चोट की जांच की और लंबे समय तक आहें भरते हुए कहा, क्या तुम मूर्ख हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि ये दर्द करता है। उसे नहीं पता था कि उसने अपनी उंगली कहाँ दबाई थी। झो जिशु ने तुरंत नाक सिकुड़ी। उसने एक पल के लिए एक शब्द भी नहीं कहा, केवल आधे समय के लिए अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम मुझे एक शॉट दे सकते हो, इसे अपने लिए आजमा सकते हो। वेन केक्सिंग दुर्लभ और चुप था, इसलिए उसने झो जी को सीधा किया, उसके पीछे के दिल तक पहुंचा और अपना गुस्सा व्यक्त किया। उसने बहुत जोर लगाने की हिम्मत नहीं की, कहीं ऐसा न हो कि वह उसकी छाती पर कील को छू ले, जैसा कि पिछली बार ये बाई ने किया था। वेन केक्सिंग का जीवन हमेशा लोगों को मारना और चोट पहुंचाना रहा है। ये पहली बार है कि उसने लोगों को इतनी सावधानी से बचाने की कोशिश की है, जैसे कि एक कसाई ने कड़ाई की सुई उठाई हो और वह लगभग कांप रहा हो और उसके माथे पर पसीना आ रहा हो। आधे घंटे के बाद उसने एम्प को चालू किया और झो जिशु को रिहा कर दिया।
उसे दीवार के सहारे अपने कंधे पर झुकने के लिए कहा। झो जिशु जानता था कि उसके पास सीमित शारीरिक शक्ति थी और उसने ज्यादा बर्बाद नहीं किया, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सिर ऊपर उठाया और उसके मुंह के कोने पर थोड़ा खून साफ नहीं हुआ था। उसका पीला चेहरा और भी चौंकाने वाला हो गया। वेन केक्सिंग ने कुछ देर तक उसे देखा और अचानक खुद को रोक नहीं सका, लेकिन नीचे झुक गया, धीरे से अपने मुंह के कोने को ढक लिया और अपने खून को थोड़ा सा चाटा। वह आहें भरता हुआ झो जिशु उनके बालों में पहुंच गया। दोनों ने एक साथ बहुत करीब से सांस ली। झो जिशु को पता नहीं चला कि उसने कब अपनी आंखें खोली, लेकिन उससे बचने के लिए अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं की। उसने बस फुसफुसाया, यह एक खलनायक है जो खतरे में है। वेन केक्सिंग ने अपनी पलकें नहीं उठाई और धीमी आवाज में कहा, ऐसा लगता है जैसे आप एक सज्जन व्यक्ति हैं। वह मुस्कुराया और सांस छोड़ी, जैसे कि फुसफुसाते हुए। झो जिशु की शांति अंततः इसे और अधिक नहीं पकड़ सकी और उसने अपना चेहरा थोड़ा असहज रूप से खोला, लेकिन उसकी थोड़ी सी चुटकी ली गई और पूछा, क्या आपके पास विवेक है? मैं आपको ठीक करता हूँ, क्या ऐसा कोई लाभ भी नहीं है? झो जिशु काफी देर तक चुप रहा और अंत में बोला, फिलहाल मेरा खुद को बेचने का कोई इरादा नहीं है। वेन केक्सिंग ने हंसते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि जब स्थिति दूसरों जितनी अच्छी नहीं होती है तो क्या होता है? झो जिशु ने अपनी भौहें उठाई और उसे एक तरह की, लोग अभी भी बेशर्म हो सकते हैं, आंखों से देखा। मैंने केवल वेन केक्सिंग को उसके कान से चिपके हुए और फुसफुसाते हुए सुना, मजबूत खरीदो, मजबूत बेचो। झो जिशु ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत रुचि रखते हैं। वेन केक्सिंग की निगाहें उसे कुछ देर तक घूरती रहीं, फिर उसने उसे छोड़ दिया, अपने हाथों को उसके सिर के पीछे मोड़ लिया, अपने पैरों को फैलाया और दूसरी दीवार पर कदम रखा और गर्व से लेट गया। लेकिन आप पहले इसका एहसानमंद हो सकते हैं। झो जिशु थक गया था, इसलिए उसने उसके बारे में बात करना बंद कर दिया और अपनी आंखें बंद कर ली, आधी स्तब्ध और आधी सोई हुई। वेन केक्सिंग उसके धैर्य को जानते हैं। उनमें से कुछ, ये बाई को छोड़कर कोई भी इस अकथनीय और रहस्यमय किमिन जिया तकनीक को नहीं समझता है। वे बिना किसी मक्खी के घूमते हैं और किसी चीज का सामना कर सकते हैं। झांग चेंगलिंग अब ये बिना पूरे बालों वाला एक छोटा भूत है। झो जिशु भी गंभीर रूप से घायल है। बेहतर है कि जगह पर रहें और आराम करें और इसके बारे में सोचने के लिए एक पल लें। झो जिशु की सांस धीमी थी, लेकिन ये बहुत ही समान थी जैसे कि वह सो रहा था। वेन केक्सिंग ने उसे देखने के लिए अपना चेहरा घुमाया और अचानक याद आया कि दक्षिणी झिंजियांग चुड़ैल ने क्या कहा था, यदि आप अपनी सारी शक्ति बर्बाद कर देते हैं तो शायद मुझे आपको जीवित रखने के लिए 2 बिंदु मिल सकते हैं। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन सीधे बैठ गया, अपनी ताकत अपनी हथेली में डाल दी और धीरे से इसे ऊपर उठाया। शायद उसकी हथेली उसे दबाने से पहले हिचकिचाई। अचानक एक हाथ हवा से बाहर निकला और उसकी ठंडी उंगलियों ने उसकी कलाई पकड़ ली। झो जिशु को पता नहीं चला कि कब अपनी आंखें खोलनी है और इस छोटी सी जगह में दोनों आंखें मिल गईं। झो जिशु की आंखें बहुत शांत थीं। उसे उसकी आवाज में कोई हलचल सुनाई नहीं दे रही थी। उसने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? वेन केक्सिंग ने कुछ नहीं कहा। झो जिशु ने अचानक आह भरी, दूसरी ओर देखा और भावशून्य भाव से कहा, दूसरे लोग नहीं समझते, क्या आप नहीं समझते? वेन केक्सिंग ने धीरे से अपनी आंखें नीचे झुका ली, आधे पल के लिए, और धीरे से अपनी हथेली एक तरफ रख दी। हाँ, मैं समझ गया, उसने कहा। अचानक अपना हाथ नीचे किया और उसकी हथेली ने जमीन को आधा इंच गहरा दबा दिया। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, एक बार फिर दोहराया, मैं समझ गया। झांग चेंगलिंग को पता नहीं था कि वह कब सो गया, नहीं वह कितनी देर तक सोता रहा, और अचानक कुछ ही दूरी पर एक तेज आवाज से उसकी नींद खुल गई। वह उछल पड़ा, सतर्कता से अपनी गर्दन घुमाए, इधर उधर देखा और फिर एक हाथ से अपने कंधे को पकड़ लिया। झांग चेंगलिंग चौंक गया और अचानक पीछे मुड़ा, केवल ये जानने के लिए कि वह वही मालिक था जिसे वह एक दिन पहले खड़ा भी नहीं कर पाया था। झो जिशु ने धीमी आवाज में खांसते हुए झांग चेंगलिंग को पकड़ लिया और निर्देश दिया, इधर उधर मत घूमो, पीछे आओ। जैसे ही झांग चेंगलिंग ने अपना सिर घुमाया, वेन केक्सिंग भी उसके पीछे आ गया। लड़के ने इधर उधर देखा और पूछा, मास्टर, क्या आपकी चोट ठीक है? झो जिशु ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और कहा, मैं इंसान नहीं हूँ। झांग चेंगलिंग ने भी इस बारे में सोचा, वह बहुत आहत था और उसने झो जिशु के बुरे लहजे को नजरअंदाज कर दिया। वह फिर से उसके पास गया और पूछा, मास्टर, क्या आप अकेले जा सकते हैं? झो जिशु ने गहरी सांस ली। न केवल उसका शरीर दर्द कर रहा था, बल्कि उसका दिमाग भी दर्द कर रहा था। उसने पूछा,
तुम्हें क्या लगता है मैं और क्या कर रहा हूँ? वेन केक्सिंग ने अपना सिर घुमाया और हंसे। झांग चेंगलिंग ने अपना सिर खुजलाया और कहा, मास्टर, मेरा मतलब है आप बहुत आहत हैं। झोउ जिशु ने भाव शून्यता से उसकी ओर देखा। क्या आपको लगता है कि मुझे इस भूतिया जगह में कमजोर होना चाहिए? क्या आप मुझे उठाकर ले जाना चाहते हैं? झांग चेंगलिंग को अपने पिता के प्रति श्रद्धा दिखानी पड़ी और वेन केक्सिंग ने तुरंत कहा, मैं तुम्हें उठा सकता हूँ, मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ। झोउ जिशु ने अपना सिर घुमाया और खांसते हुए अपने कंधे को झुकाया और अपनी छाती की चोट को दबाया और संक्षेप में कहा, बकवास मत करो। तीनों ने सुरंग का सावधानीपूर्वक अनुसरण किया और सावधानी से उस स्थान पर पहुंचे जहां जोरदार आवाज हुई थी। झोउ जिशु ने सावधानी से रात के मोती को अपनी हथेली में रखा और तुरंत अंधेरा हो गया। वेन केक्सिंग ने झोउ जिशु को पकड़ने के लिए आगे कदम बढ़ाया, उसे अपनी तरफ खींचा, बाहर पहुंचा, झोउ जिशु की सफेद तलवार ली और ब्लेड पर अपनी उंगली खींची। उसके चेहरे पर थोड़ी प्रशंसा दिखाई दी और फिर उसकी कलाई तलवार कांप उठी और तलवार बाहर निकल गई। कोने पर खड़ा आदमी एक झटके का इंतजार नहीं कर सकता था और वास्तव में अपनी तलवार की नोक को हटाने के लिए अपनी उंगली को बाहर निकालता था। वेन केक्सिंग ने फिर अपनी चाल बदल दी। नर्म तलवार झोउ जिशु के हाथों में थी और यह बहुत स्पष्ट थी, लेकिन गाल की हड्डियों की तरह अजीब। अंधेरे में दोनों बिजली की रोशनी की आग में 10 बार गुजरे, लेकिन झोउ जिशु ने एक पल के लिए भौहें सिकुड़ने के बाद अचानक कहा, वरिष्ठिए। दूसरे व्यक्ति ने थोड़ा गुनगुनाया। झोउ जिशु ने फिर से रात का मोती उठाया और ये बाई के असामान्य रूप से बदबूदार रंग को देखा। वेन केक्सिंग ने फिर अपनी तलवार वापस ले ली और मुस्कुराते हुए अपनी मुट्ठी को गले लगा लिया। गलतफहमी और गलतफहमी शुद्ध गलतफहमी है। वह स्पष्ट रूप से भूतों के बारे में बात कर रहा है। झोउ जिशु अभी भी आवाज सुनने के बाद दूसरे पक्ष के ठिकाने का अनुमान लगा सकता है, यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि वह व्यक्तिगत रूप से लड़ाई में लड़ा था। वेन केक्सिंग ने स्पष्ट रूप से अंधेरे का नाम उधार लिया और वह जो करना चाहता था वह करना चाहता था। उसे देखकर इस बूढ़े वरिष्ठ का पूर्वाग्रह अभी भी कुछ हद तक गहरा है। ये बाई ने झोउ जिशु की ओर देखा और भौहें सिकुड़ते हुए कहा, आप इस व्यक्ति को भूत जैसा कैसे बना सकते हैं? झोउ जिशु थोड़ा प्रयास बचाने में सक्षम था और जितना संभव हो उतना कम झुक गया, पत्थर की दीवार के खिलाफ बगल में झुक गया और उसकी टिप्पणी की प्रतीक्षा करने के बाद उसने विनम्रता से कहा, जूनियर बहुत बेकार है, यह एक चावल की बाल्टी है। ये बाई ने अप्रत्याशित रूप से उसकी ओर देखा, सिर हिलाया और कहा, तुम्हें पता है कि तुम क्या जानते हो? उसने चारों ओर देखा और 3 लोगों को इशारा किया, हम यहाँ हैं। झोउ जिशु और वेन केक्सिंग जानते थे कि यह बूढ़ा व्यक्ति शाकाहारी नहीं था। वे उसे आगे बढ़ने के लिए कहने में प्रसन्न थे। दोनों ने उसे नीचे बिठाया, झांग चेंगलिंग को बीच में बिठाया और चल दिए। वेन केक्सिंग ने अचानक उसे ऊपर उठाया और झोउ जिशु की कमर को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा। उसने चुपचाप एक हाथ अपने कंधे पर रख लिया। झोउ जिशु ने उसकी ओर देखा और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैं स्तब्ध हूँ। वेन केक्सिंग ने आह भरते हुए कहा, पुराना राक्षस यहाँ है, तुम क्या अच्छे हो? अजीब बात है, दोनों लोग हर बार परेशान थे, लेकिन उन्हें लगा कि यह जगह भूत के छेद की तरह है। उसके बाद ये बाई, लेकिन यह आश्चर्यजनक रूप से चिकनी थी। चारों को पता नहीं था कि उन्होंने कितनी बार चक्कर लगाया था और एक हॉल जैसे हॉल में चले गए। जब मैं अंदर गया तो जगह शांत और शांत थी। कौन जानता था कि थोड़ी देर बाद सभी दिशाओं में अनगिनत 1 फुट ऊंचे तारांकन लुढ़क रहे थे। वेन केक्सिंग ने अवचेतन रूप से झांग चेंगलिंग को अपने पीछे धकेल दिया और फिर झोउ जिशु को उठाया और 3 या 4 फीट बाहर निकाल लिया। ये चीज उसे थका सकती है। मुझे नहीं पता कि यह कैसे करना है। अगर वह इसे छूता है तो यह फट जाएगा। ये सामान सुरंग में लंबे समय तक पीछा करता रहा और मुझे लगा कि मैं एक बड़ा चूहा हूँ। ये बाई घबराए नहीं। उन तारांकन को ज्वार की तरह आते देख उसने अचानक गाना गाया और एक वॉली के साथ आगे बढ़ा। मुझे नहीं पता था कि क्या चाल चलनी है। झांग चेंगलिंग की नज़र झुकी और उसने तुरंत अपने पैरों के नीचे स्लेट को देखा। टूटा हुआ पहली गेंद जो लुढ़क कर हवा में फट गई और फिर एक चेन रिएक्शन लगभग होने लगा। विस्फोटों की एक श्रृंखला। ये बाई के हाथ वहां पहुंचे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई है। सभी अवरुद्ध हैं। वेन केक्सिंग ने भी अपना सिर घुमाया और ये बाई की पीठ को सोच समझकर देखा। बाद में मैंने केवल ये बाई को चिल्लाते हुए सुना, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। उसने हाथ बढ़ाया और एक बड़ी स्लेट हॉल की दीवार पर गिर पड़ी और उसमें से एक आकृति चमक उठी।
झो, जिशु और अन्य लोगों ने ये बाई की ओर देखा और वे सभी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। आदमी ने अपने चेहरे की तरफ देखा, लेकिन वह 30 साल का था। वह लकवाग्रस्त था, उसके अंग सिकुड़कर एक बच्चे के आकार के हो गए थे और उसकी खुली हुई भुजाएं सिकुड़ गई थी। केवल उसका सिर बड़ा था और उसकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी। बिल्कुल भी लोगों की तरह नहीं, भयानक। वह लकड़ी की व्हीलचेयर पर बैठा था और व्हीलचेयर धीरे धीरे छेद से बाहर निकल गई। ये बाई ने धीरे से भौहें सिकुड़ी उस आदमी को घूरते हुए और अचानक कहा, तुम ड्रैगन गौरय नहीं हो। फिंच और उसका शिंजुआंग दशकों से किंवदंतियां रहे हैं और असली फिंच कभी इतने युवा नहीं हो सकते। व्हीलचेयर पर बैठे व्यक्ति ने तीखी हंसी के साथ कहा, मैं निश्चित रूप से युवा नहीं हूँ। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और वेन केक्सिंग ने चुपके से झोल झोशू के कान को काटा और कहा, क्या आपको लगता है कि उसकी आंखें बाहर निकल आएंगी? झोल जिशु को सिर्फ यही लगा कि वह बोरिंग है। ऐसा लग रहा था कि चाहे कोई भी मौका हो, किताब वापस पाने के लिए उसे एक बार तो बोर करना ही होगा, इसलिए उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। व्हीलचेयर पर बैठे व्यक्ति ने चिल्लाते हुए कहा, तुम कौन हो? शिंजुआंग में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये बाई ने उस आदमी को देखा और महसूस किया कि वह अजीब और विचित्र था। वह एक अच्छे आदमी की तरह नहीं था, इसलिए उसने अनिच्छा से अपने गुस्से को दबाया और एक मानवीय लहजे में कहा, मेरे पास ड्रैगन पक्षी को देखने के लिए कुछ है। ये बाई के शब्दों में यह एक अच्छा शब्द था, लेकिन दूसरों के कानों में यह अभी भी एक बेवकूफ़ और असभ्य मूर्ख था। इसलिए व्हीलचेयर में बैठे आदमी ने अपना सिर घुमाया और जोशु की आंखें ऊपर और नीचे देखने लगीं। लंबे समय तक वह ठंडी हंसी हंसता रहा। फिंच की पुरानी अमर हड्डी के अवशेष चले गए हैं, तुम उससे क्या मान रहे हो? ये बाई की भौहों के बीच की खाई और गहरी होती जा रही थी। वह उस इंसान को घूर रही थी। फिंच मर गए। वे कैसे मरे? व्हीलचेयर पर बैठे व्यक्ति ने गर्व से कहा, बेशक मैंने ही उसे मारा है। ये बहुत अविश्वसनीय है। जब दुनिया के 3 स्वामी शिंजुआंग में घुसे तो वे भी बहुत शर्मिंदा हुए और लगभग अंदर ही टूट गए। एक व्यक्ति जो चल भी नहीं सकता था, वह बिना किसी चोट के अंदर घुस सकता था और शिंजुआंग के मालिक को मार सकता था। ये बाई को स्पष्ट रूप से पता नहीं था कि क्या निहित है, और उस व्यक्ति को देखते हुए कहा, अब और मत छोड़ो। अगर तुम खुद ही फिंच को मार सकते हो तो मैं पेड़ को हिला सकता हूँ। जब तक कि तुम उसके बेटे नहीं हो, उसे लेटने दो। तुम्हें जो कुछ भी काटना है काटने दो। ये सुनकर वेन केक्सिंग को पता चल गया कि यह बुरा होने वाला है और उसने तुरंत झांग चेंगलिंग से कहा, बाहर जाओ, भाग जाओ। निश्चित रूप से उसके शब्द सुने जाने से पहले ही व्हीलचेयर पर बैठा अजीब आदमी चिल्लाया, मौत की तलाश करो। फिर उसने अपना हाथ उठाया और उसे थपथपाया और पूरे हॉल की दीवारों पर घनी उभरी हुई मानव आकृतियां देखी और फिर दर्जनों गंजे और चमकदार कठपुतलियां सभी दिशाओं से बाहर निकली। झांग चेंगलिंग भाग गया और बच नहीं पाया। मैं हथियारों से भरी कठपुतली में भाग गया। कठपुतली काफी असभ्य थी और उसे खोलने के लिए अपनी बाहें उठाई। झो जिशु ने तुरंत अपनी उंगलियां बाहर निकाली, झांग चेंगलिंग के घुटने पर वार किया और उसे घुंडी लगाने को कहा और जोर से जमीन पर गिर पड़ा और फिर उसने मुश्किल से उसे बचाया। झांग चेंगलिंग लुढ़कते हुए जमीन पर रेंगता रहा और 1 हफ्ते तक मुंह खुले हुए इधर उधर देखता रहा। आहें भरता रहा, मास्टर, क्या हम यहाँ यिनकाओ डिफू में नहीं हैं? झो जिशु ने आह भरी, ये जानते हुए कि वह नाजुक शब्द के साथ पैदा हुआ था। उसने वेन केक्सिंग की बांह थपथपाई, झांग चेंगलिंग को उनके बीच में दबा लिया और वेन केक्सिंग के खिलाफ वापस खड़ा हो गया, फुसफुसाते हुए, ये डमी कठोर और मरे हुए हैं, लेकिन यह अच्छा भी है। वेन केक्सिंग ने सोचा, और क्या अच्छा है? झो जिशु ने कहा, एक कूद नहीं रहा है, दूसरा मूर्ख है। जब वह बात कर रहा था, 2 कठपुतलियों ने दोनों तरफ से हमला किया था। वेन केक्सिंग ने झांग चेंगलिंग को पकड़ रखा था और झो जिशु एक गेंडे की तरह लग रहा था और एक ही समय में 2 दिशाओं में छलांग लगा दी। दोनों कठपुतलियों ने तुरंत अपने लक्ष्य खो दिए और एक दूसरे से टकरा गए, साथ में जमीन पर लटके हुए। वेन केक्सिंग ने उसकी ओर देखा और झांग चेंगलिंग की आंखों को एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ ढंक दिया और आह भरते हुए कहा, जो ऊपर नीचे है, ऐसा लग रहा है जैसे स्प्रिंग पैलेस हिल रहा है। जैसे ही झो जिशु जमीन पर गिरा, एक आदमी ने तुरंत उसे एक बड़ी छड़ी से मारा और उसे कुचल दिया। वह पलटा और दूर चला गया। उसे सीने से लेकर गले तक दर्द महसूस हुआ, जो आग की तरह था। मुझे डर है कि हल्की खांसी से मुंह में खून आ सकता है। फिर उसने अपने दांतों को मजबूती से काटा और अपनी खांसी को रोका। कठपुतली ने एक भी छड़ी नहीं मारी और अनिच्छा से पीछा करना जारी रखा। जब उसकी छाती आगे बढ़ी तो झो जिशु पीछे झुक गया और दूर चला गया। वेन केक्सिंग ने ये देखा
और मदद नहीं कर सका, लेकिन भावना के साथ कहा, ये कमर वास्तव में नर्म है। फिर कठपुतली की तीसरी छड़ी उठाने से पहले उसने अपना हाथ उठाया और झांग चेंगलिंग को वॉली में फेंक दिया। झांग चेंगलिंग के 6 देवताओं को अपने हाथ और पैर हिलाते हुए एक मेढक की ऐंठन की तरह देखकर उसने कहा, मैं तुम्हें सिखाता हूँ, क्या तुम्हारी तलवार ने तुम्हें खाने पर आमंत्रित किया है? झांग चेंगलिंग ने आह कहा और झोउ जिशु को दबा रही गुड़िया की ओर दौड़ा और गुड़िया को संतुलन से बाहर फेंक दिया। एक आदमी एक ही समय में गिर गया और वह घबराहट में रगड़ गया। एक दर्दनाक नितंब के साथ कूदते हुए वह घबरा गया और पूछा, वरिष्ठ, मुझे क्या करना चाहिए? सांस लेने का अवसर लेते हुए झोउ जिशु ने उसका कॉलर पकड़ लिया, उसे फिर से वेन केक्सिंग की ओर फेंक दिया और उसके मुंह में कहा, गड़बड़ मत करो। तीनों को पूरी तरह से फंसाया गया था और स्थिति खराब नहीं थी। ये बाई, जिसने सीधे बात की और यहाँ मेजबान को नाराज कर दिया, दुखी था। घनी गुलियों ने उसे इतनी कसकर घेर लिया कि पुरानी चीजें पुरानी और पुरानी होती जा रही थी। जिद्दी बनो, तुम्हें उन कठपुतलियों का डटकर सामना करना होगा और बस वहां पर दरार, सुनो, यह नए साल की तरह जीवंत है। झोउ जिशु ने अपनी मुट्ठी को अपनी छाती पर फैलाया, मीठे खून का एक टुकड़ा वापस खींचा और वेनकी से कहा, जो पास आया था, ये काम नहीं करेगा। मुझे डर है कि यह लंबे समय तक नहीं चलेगा। कौन जानता है कि इस भूतिया जगह में कितना बकवास है। वेन केक्सिंग ने कहा, इस जगह का नाम शिंजुआंग है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ केवल एक जीवित चीज है और बाकी सब ये सब चीजें हैं। झोउ जिशु ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा, ये समझ में आता है और ऐसा लगता है कि केवल एक को ही मारा जा सकता है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और वे अच्छे डेट नहीं थे। वेन केक्सिंग ने एक बार फिर झांग चेंगलिंग को ऊंचे पहाड़ के गुलाम के रूप में फेंक दिया और उसे रोते हुए रोने से अभिभूत देखा। झोउ जिशु आगे उड़ गया और गिरे हुए कठपुतली के हाथ को छोटे भूत की मौत के लिए फेंकने से पहले बाहर निकल गया, उसे एक तरफ फेंक दिया, फिर हल्के से अपने पैर की उंगलियों से जमीन को छुआ और व्हीलचेयर में अजीब आदमी पर एक निगल की तरह उड़ गया। आदमी फुसफुसाया, एक और मौत की तलाश में है। पीछे झुकते हुए उसने देखा कि लकड़ी के व्हीलचेयर के नीचे अचानक 1 दर्जन लोहे की जंजीरें उड़ रही थीं। प्रत्येक जंजीर के सामने एक भाला बंधा हुआ था। सभी दिशाओं से झोउ जिशु पर सीधा हमला। झोउ जी ने राहत की सांस ली। एक बिल्ली की बूंद हवा से गिर गई, उसके पैरों के नीचे बह गई और एक क्रिकेट के पीछे बह गई और तुरंत पीछा किया गया भाला कठपुतली को मार देगा। बंदूक की नोक पीछे मुड़ जाएगी, लेकिन लोहे की केबल कठपुतली कुतिया को लपेट लेगी। झोउ जिशु ने इसे लंबी आस्तीन के साथ बाहर फेंक दिया और उसके मुंह में कहा, क्या आप एक छिपे हुए हथियार का उपयोग नहीं करते हैं? अजीब चौंका, व्हीलचेयर के हैंडल को पटक दिया और अचानक एक लोहे की छतरी पकड़ ली, लेकिन थोड़ी देर इंतजार करने के बाद कुछ भी नहीं हुआ। ये डरावनी सस्ती चालें झोउ जिशु और गु जियांग द्वारा सीखी गई थी और उन्हें अब परवाह नहीं है। कोई भी मास्टर जो कम हाथ वाला है वह विनम्र नहीं है और वह इसका इस्तेमाल करता है। अजीब आदमी ने पाया कि वह मूर्ख बना हुआ था और चिढ़ गया था और लोहे की छतरी लहराई, लेकिन उसके सामने झोउ जिशु की कोई आकृति नहीं थी। वह ये बाई की भी परवाह नहीं कर सकता था। उसने चारों ओर देखा और छत पर किसी को हंसते हुए सुना। मैंने कहा, बेवकूफ, तुम एक हथौड़ा को सुई क्यों देते हो? अजीब आदमी ने ऊपर देखा। वेन केक्सिंग हवा से नीचे उतरा, एक बड़ी छड़ी पकड़ी जो कठपुतली से बाहर गिर गई और उसे सिर में कुचल दिया। कौन जानता है कि व्हीलचेयर पर अचानक विस्फोट कहाँ हुआ। वेन केक्सिंग ने दुश्मन को देखा, छड़ी पर एक जोरदार झटका मारा और गेंद को बाहर उड़ा दिया। उसने ध्यान नहीं दिया कि वह चीज उसके द्वारा कहाँ मारी गई थी। आखिरकार उसने ये बाई को दहाड़ते हुए सुना, क्या तुम मर गए, लड़की वेन? वेन केक्सिंग हवा में लुढ़क गया और पीछे देखा। जब उसने ये बाई के भूरे चेहरे को देखा तो वह तुरंत खुश हो गया और व्हीलचेयर गीत की ओर मुड़ा और कहा, जल्दी करो, मुझे एक और गेंद दो। उसने व्हीलचेयर को केवल इतना धुआंधार बनाया, लेकिन उसने किसी प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं किया। उसने अपने कान में सिर्फ एक स्पष्ट चीखने की आवाज सुनी। जैसे ही उसने अपना सिर झुकाया, उसे एक स्पष्ट तलवार की रोशनी दिखाई दी। उसने सीधे अपने गले की ओर इशारा किया और वह जानता था कि वह भयानक था। उसने इसे बड़ा करने की हिम्मत नहीं की। उसने लोहे की छतरी खोली और फिर से अपने सामने खड़ा हो गया और फिर उसने इस हॉल से भागने की योजना बनाई। अगले ही पल व्हीलचेयर में बैठा आदमी हिलना बंद कर देता है और उसकी आंखें आम लोगों की 2 वृत्तों से भी ज्यादा चौड़ी हो जाती हैं और वह अविश्वसनीय रूप से नीचे देखता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरे व्यक्ति के हाथ में वास्तव में एक नर्म तलवार है, एक नर्म तलवार जिसे इच्छानुसार नियंत्रित किया जा सकता है।
उसके मन में यही अंतिम विचार था। झोल जिशु के सफेद कपड़े उसके गले में घुस गए। झोल जिशु ने एक झटका मारा और रुका नहीं। उसने सुना कि कठपुतली उसका पीछा कर रही थी और वह बिना अपना सिर घुमाए हवा में कूद गया। व्हीलचेयर पर कूदने के बाद कठपुतली ने एक बाधा को मारा और तुरंत उसे एक छड़ी से मारा। एक ध्वनि के साथ मैंने अविश्वसनीय जादुई लकड़ी की कुर्सी को तोड़ दिया। मशीन के हिस्से पूरे फर्श पर गिर गए और फिर इस हॉल में सभी कठपुतलियां रुक गईं जैसे कि उन्हें ठीक किया गया हो। झोल जिशु जमीन पर गिर गया और लंबे समय से प्रतीक्षित वेन केक्सिंग तुरंत उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसने उसे चेहरे पर चूमा और प्रशंसा की। अच्छी तलवार। झोल जिशु ने अपना चेहरा पोंछा जैसे कि कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद उसके मुंह से लार टपक रही हो। उसे दूर धकेल दिया और भावशून्य भाव से कहा, बहुत घटिया। उदास चेहरे के साथ ये बाई ने झांग चेंगलिंग को उठाया जो एक गिरी हुई कठपुतली द्वारा जमीन पर गिरा हुआ था और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। उसने एक हथेली से वेन केक्सिंग को थपथपाया और बाग वाला हिप्पी मुस्कान के साथ छिप गया। वेन के जिंगबीन छिप गया और कहा, ओह पुराने वरिष्ठ, आप अभी भी युवा पीढ़ी के साथ इन तुच्छ मामलों की परवाह क्यों करते हैं? झोल जिशु ने आह भरी खांसी और एक गिरी हुई कठपुतली पर कमजोरी से बैठते हुए कहा, आप दोनों थोड़ी देर के लिए रुकेंगे? मैं कहता हूं कि बूढ़े मिस्टर, ये जो चावल की बाल्टी नहीं है, आप इसे देखें। ये संस्थान हमें बाहर निकालने के बारे में सोचते हैं। ये बाई ने टूटी हुई लकड़ी की व्हीलचेयर पर नजर डाली और कहा, तुम्हारे सारे अंग टूट गए हैं, पात दो। मुड़कर दीवार के छेद की ओर बढ़ते हुए जहां से व्हीलचेयर वाला अजनबी बाहर निकला था, झांग चेंगलिंग दौड़कर आया और धीरे से पूछा, क्या आप ठीक हैं, मास्टर? बच्चे को दो लोगों ने कई बार पत्थरों की तरह चाकू मारा था, लेकिन उसने नाराजगी नहीं जताई। वह अभी भी अपने मालिक की चोट के बारे में सोच रहा था। झोल जिशु ने अपनी शुद्ध और देखभाल करने वाली आंखों को बुलाया और अचानक महसूस किया कि वह नहीं था, कुछ चला गया है। इसलिए हवा में धीरे से कहना दुर्लभ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। झांग चेंगलिंग फिर उनकी तरफ पीठ करके बैठ गया। मास्टर, मैं आपको अपनी पीठ पर लेकर चलूंगा। झोल जिशु हंसा और हंसा, उसके कंधे को थपथपाया, खड़ा हुआ और कहा, ठीक है, मुझे आपकी उम्मीद नहीं है। केवल 2 कदम चलने के बाद वेन केक्सिंग मदद नहीं कर सके और आगे आकर उसे रोक दिया। झोल जिशु ने आराम से कहा कि यह आदमी उसका फायदा उठाने के लिए पर्याप्त नहीं था और फिर उसे मारने के लिए अपनी कोहनी मार दी। वेन केक्सिंग ने कहा, आप थोड़ी देर के लिए प्रयास बचाते हैं। अगर आप इन संस्थानों के साथ नहीं खेल सकते हैं तो पुराने खाने वाले को लड़ने के लिए आप पर भरोसा करना होगा। झोल जिशु ने भी इसके बारे में सोचा और अपनी ताकत से उस पर झुक गया। उसे आराम महसूस हुआ और लगा कि वह लगभग टूट रहा है। ये सही है, बस एक बाई को ये कहते हुए सुनो, तुम सब आओ। तीनों ने दीवार में छेद का पीछा किया और वहां कोई छेद नहीं था। पूरी दीवार जटिल और पेचीदा थी और यह वास्तव में शिंजुआंग का नक्शा था। वेन केक्सिंग ने मूक भाव से ऊपर देखा और कुछ देर तक इधर उधर देखते रहे, फिर बोले, ये भले ही यह मेरे लिए हो, मैं इसे नहीं समझ पा रहा हूँ। झोल जिशु ने हंसते हुए कहा, ये बहुत बढ़िया है, मैं भी। ये बाई ने उन दोनों की तरफ देखा और आखिरकार वह अवाक रह गया। उसने झांग चेंगलिंग को निर्देश दिया, तुम मेरे पीछे आओ। झांग चेंगलिंग उसके साथ चलता रहा और उसने देखा कि ये बाई दीवार को छू रहा है और दीवार पर उसे छू रहा है। मुझे नहीं पता था कि यह क्या छेड़छाड़ थी, लेकिन दीवार एक ही बार में खुल गई, जिससे अंदर के विभिन्न अंग उजागर हो गए, जो कि बस आश्चर्यजनक था। झोल जिशु ने ऊपर देखा और आह भरी, यह आदमी जिसने जियांजुआंग का निर्माण किया, वास्तव में एक अजीब आदमी है। झांग चेंगलिंग ने ये बाई को एक लड़ाई दी और वह लंबे समय तक उछलता रहा। बस दहाड़ सुनकर उस कमरे के बगल में डिंगलियान ने एक दीवार खोली जिसमें सीढ़ियों की एक पंक्ति दिखाई दी। वे चारों सावधानी से ऊपर चले गए और उन्हें पता ही नहीं चला कि वे कितनी दूर चले गए थे। उनमें से कई तो वापस जमीन पर आ गए, जहां हवा, धूप और पौधे थे, एक छोटा सा सुंदर सा आंगन। ये बाई ने कहा, यह असली शिंजुआंग है। उसने इधर उधर देखा और अचानक दरवाजे पर एक छोटी सी लोहे की बाड़ वाली झोपड़ी की ओर बढ़ा। कमरा एक बड़े पेड़ के नीचे था, डरावना, खिड़कियां और दरवाजे सील थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह एक जेल है। ये बाई ने अपने हाथ की हथेली पकड़ी और लोहे के दरवाजे को नीचे उठा दिया। फिर कला गुरु ने साहपूर्वक दरवाजा धक्का दिया और तीनों ने उसका पीछा किया और फिर ये बाई के साथ खड़े हो गए। केवल इस छोटी सी जेल में एक बिस्तर है, एक व्यक्ति एक बड़ी लोहे की जंजीर से बंधा हुआ है। भूरे बालों और अंधे आंखों वाला एक बूढ़ा आदमी, क्योंकि वह लंबे समय से अंधेरे में अंधा रहा है। जैसे कि उसने एक आवाज सुनी, अपना सिर घुमाया,
उसका पतला शरीर सिकुड़ने में मदद नहीं कर सकता। काफी देर तक ये बाई ने पूछा, क्या आप ड्रैगन स्पैरो हैं? लेखक कुछ कहना चाहता है। खराब सड़क को अनुकूलित किया गया है मुझे सभी से खेद है। पहली बार जब मैंने ये चीज बनाई थी तो ये थोड़ा अनाड़ी था और कुछ बच्चों ने कहा कि वह बहुत बदसूरत था। मेरा चेहरा ढको। मुझे कीवी चलाते समय इसे यथासंभव सभ्य बनाना होगा। बूढ़े आदमी ने अपने कान बगल की ओर घुमाए, घबराहट में झटके खाए। उसके शरीर पर लगी चेन उसकी हरकत के साथ पतली सी बज उठी। झांग चेंगलिंग ने चुपके से ला झोल जिशु को खींचा और फुसफुसाया, मास्टर, वह चेन, क्या यह उसकी वीणा की हड्डी में घुस गई है? झोल जिशु ने उसे चुप किया और भौहें सिकुड़ते हुए पाया कि बूढ़े आदमी पर लगी चेन उसके चारों ओर लपेटी नहीं गई थी, बल्कि ल्यूट की हड्डी से, घुटने की हड्डी से होकर गुजरी थी और घाव इतना सड़ चुका था कि हड्डियां झोल जिशु जुए, इसलिए जिंदा रहना आसान नहीं है। कमरे में बदबू थी और हर जगह बदबू थी। बूढ़े आदमी के कपड़ों का असली रंग नहीं दिख रहा था और कवा भी नहीं दिख रहा था। उसने अपना मुंह खोला, जैसे कि उसने बहुत दिनों से कुछ नहीं बोला हो, और धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से बोला। उसने कर्कश स्वर में पूछा, तुम कौन हो? ड्रैगन पुत्रवत। ये बाई ने पूछा, क्या लॉन जियाओ व्हीलचेयर पर एक लकवाग्रस्त आदमी है? वह मर चुका है। आप कौन हैं? बूढ़े आदमी ने शब्द सुने और वह थोड़ी देर के लिए जम गया, फिर अचानक अपना मुंह खोला। उसके चेहरे पर हंसी दिख रही थी, लेकिन कोई आवाज नहीं थी, और फिर कीचड़ भरे आंसू की कुछ बूंदें धीरे धीरे उसकी आंखों के कोने से बाहर निकल गईं और वे तुरंत नीचे गिर गईं, फिर चली गईं। ये बाई ने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन बस नीचे बैठ गई और उस पर लोहे की जंजीरों के गुच्छा का अध्ययन किया, जिससे वह पागल लग रहा था, और थोड़ी देर के लिए रोया। काफी देर बाद ये बाई झोल जिशु के पास पहुंची और कहा, अपनी तलवार मेरे पास लाओ। झोल जिशु को पता था कि वह लोहे की केबल को सफेद तलवार से तोड़ना चाहता था, इसलिए उसने उसे खोल दिया और उसे आगे बढ़ा दिया। ये बाई ने सफेद तलवार ली और काटने वाले हाथ ने लोहे की चेन पर वार किया। हालांकि एक चीख निकली और लोहे की केबल हिली नहीं। वहां कोई अंतराल भी नहीं था, लेकिन उसके हाथ में सफेद तलवार कांप रही थी। झोल जिशु को देखना बहुत दर्दनाक था। बूढ़े आदमी ने अचानक कहा, तुम्हें कड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये बेकार है। ये बाई ने पूछा, तुमने ऐसा क्या किया है कि तुम इतने क्रोधित हो कि लकवाग्रस्त व्यक्ति तुमसे इतनी नफरत करने लगा? बूढ़ा आदमी कुछ देर चुप रहा और बोला, मैंने केवल एक चीज के लिए मुझे खेद है कि उसे एक बेटा खिलाऊं। कई लोगों ने एक दूसरे को देखा, ये जानने के बाद कि ये बाई ने, जब तक आप ड्रैगन पक्षी और उसके बेटे नहीं हैं, वाक्यांश क्यों कहा। लॉन्ग जियाओ मौके पर क्रोधित हो गया। ये बूढ़ा भोजन इतना ईश्वरीय था कि वह उसे ऐसी अविश्वसनीय बातें बता सकता था। थोड़ी देर बाद वेन केक्सिंग ने अचानक पूछा, आपने कहा था कि वह एक ड्रैगन था, क्या ये पितृभक्ति नहीं होगी? झोल जिशु को लगा कि उसने बर्तन नहीं खोला है, इसलिए उसने उसे कोहनी मार दी। वेन केक्सिंग ने छिपने की हिम्मत नहीं की और पीड़ित हुआ और अपनी पसलियों को रगड़ते हुए उसे देखा। बूढ़ा आदमी चुपचाप हंसा, मेरा पिछला जीवन हत्या और आगजनी का अपराध था, ये जीवन बदला है। बूढ़ा आदमी बिस्तर के खंभे पर झुक गया, अपना संतरे जैसा हाथ बढ़ाया, बिस्तर के खंभे को रगड़ा और कुछ देर बोला। उसकी जीभ तीखी हो गई और उसने कहा, ये वह शयनकक्ष है जहां मैं और युचाई थे। जानवर यही पैदा हुआ था। मैं अपने पति और पत्नी के पास आना चाहता था, लेकिन दोनों उसके हाथों मर गए। अरे, क्या यह उसकी जिंदगी नहीं है? झोल जिशु ने नर्म आवाज में पूछा, यूचेज एक महिला है। बूढ़े आदमी का चेहरा वाकई भयानक था और सुंदरता, कुरूपता, खुशी और प्रसन्नता अब दिखाई नहीं दे रही थी। हालांकि यूचेज शब्द का उल्लेख किया गया था। गली की त्वचा में बहुत अधिक ढीलापन लग रहा था और एक आंसू उसके साथ चिपक गया। उसके मुंह के कोनों पर गहरी झुर्रियों में टिमटिमाते हुए लोग नीचे नहीं गिरे। उसने आह भरी, क्योंकि मेरे कोई बच्चे नहीं थे। यू के भगाए जाने के बाद मैंने शिंजवांग का निर्माण किया और अपने नौकरों को बर्खास्त कर दिया। झांग चेंगलिंग ने आश्चर्य से वेन केक्सिंग की ओर देखा और अधिक से अधिक महसूस किया कि उनके पूर्ववर्ती अद्भुत थे। उसने ये भी कहा और केवल बूढ़े व्यक्ति की बात सुनी, फिर कहा, मैंने यूचे इसका वादा किया था। मुझे छोटे जानवर को अच्छी तरह से पालना चाहिए, लेकिन वह खड़ा होने में असमर्थ होने के लिए पैदा हुआ था। इसलिए मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा था उसे सीखा और सोचा कि भले ही उसके पास कोई अन्य क्षमता न हो, लेकिन उसके पास बसने की क्षमता थी। ओह, ये बाई ने पूछा, तो वह तुम्हें कैद करने के लिए क्या करने जा रहा है? बूढ़ा आदमी कांप उठा और काफी देर तक चुप रहा,
फिर फुसफुसाया, ये यिन और यांग की किताब के लिए है। झांग चेंगलिंग को छोड़कर बाकी तीनों एक दूसरे को घूर रहे थे, बिना पलक झपकाए उस अधमरे बूढ़े को घूर रहे थे। झो जिशु खुद को रोक नहीं पाया और धीरे से पूछा, क्या ये सुश्री रोम की यिन यांग पुस्तक है? बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, जीवन और मृत्यु, यिन और यांग को उलट दें। घाटी की पौराणिक दिव्य औषधि अवशेष, दुनिया की असाध्य बीमारियों का इलाज, सर्वव्यापी हरे दानव को उम्मीद है कि यह उसके चेहरे को ठीक कर सकता है। एक बड़े दिमाग वाले लेकिन पक्षाघात के साथ पैदा हुए व्यक्ति से ज्यादा इसके लिए कौन उत्सुक होगा? झो जिशु के विचार बहुत तेजी से घूमे और पूछा, क्या यिन और यांग की पुस्तक फैंग शानजिन और लियुहे शिन्फा के साथ संयुक्त नहीं है, जिन्हें एक साथ चमकदार कवच में सील कर दिया गया था? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने सोचा कि चमकदार कवच आपके पास था? कांच का कवच। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। तुम सब गलत हो। ग्लेस कवच मैंने उस साल बनाया था, लेकिन ये सिर्फ एक ताला है। अगर तुम अंदर से कुछ सील बंद करवाना चाहते हो तो ग्लेस कवच के 5 टुकड़े। ये काम नहीं करता। 6 टुकड़े, 7 टुकड़े, 8 टुकड़े, ये काम नहीं करता। इसमें एक चाबी नहीं है। ये बाई ने भौहें उठाई। चाबी आपके हाथ में है। बूढ़े आदमी ने कहा, मुझे नहीं मालूम। ये बाई ने पूछा, आपके हाथों में कौन है? बूढ़ा आदमी उपहासपूर्वक मुस्कुराया, हाँ, आप इस पर विश्वास नहीं करते, वह इस पर विश्वास नहीं करता। झो जिशु ने उसे काफी देर तक देखा और अचानक पूछा, वरिष्ठ ड्रैगन, क्या आप जानते हैं कि चाबी किसके पास है? बूढ़े आदमी ने अपना चेहरा झो जिशु की ओर घुमाया, जैसे कि वह देखा जा सकता है, और सिर हिलाया, हाँ, मुझे पता है, मैंने कसम खाई थी कि चाबी गायब थी। कोई किसी को नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। लॉन्जियो पागल है। ये बाई ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए आक्रामक तरीके से पूछा, तो 30 साल पहले रोंग जुवान और अन्य लोगों के साथ क्या हुआ था? क्या आप अंदरूनी सूत्र हैं? बूढ़े व्यक्ति ने चुपचाप सिर हिलाया, लेकिन ये बाई के सवाल पूछने से पहले उसने फिर कहा, मैं नहीं कह सकता। रोंग जुवान और उसकी पत्नी के पास जीवन रक्षक कृपा है। मैंने श्रीमती रोंग से वादा किया था कि मैं नहीं कह सकता। ये बाई ने ठंडी हंसी में कहा, इससे तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। बूढ़ा आदमी हंसा, एक पैर को हिलाने की कोशिश की, घुटने में घुसी लोहे की जंजीर को टटोला, उसे उसकी ओर बढ़ाया और फिर भी हल्के से कहा, तुम मेरे साथ और क्या कर सकते हो? लॉन्ग जियाओ, उस छोटे जानवर ने मुझे 3 साल से बंद करके रखा है। तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? झो जिशु ने बूढ़े आदमी को हवा के साथ बिस्तर के पैर पर झुकाव के साथ देखा, थोड़ी मुस्कुराहट और उदासीन उपस्थिति के साथ। अचानक जनरल फैन यी की पुरानी कहावत के शब्दों को याद किया, मृत और अपरिहार्य, शराब पिएं और बस जाएं। मदद नहीं कर सकता लेकिन अनुमान लगा सकता है। ये फिंच कौन है? कमाल है। एक व्यक्ति के लिए भीड़ से बचते हुए उसने एक हाथ में अप्रत्याशित शेषज्वान का निर्माण किया। एक प्रतिबद्धता और एक रहस्य के लिए पृथ्वी पर 3 साल के शुद्धिकरण जीवन के बाद वह अपने ही बेटे के लिए भी था उसे आराम करने के लिए कहने में विफल। झो जिशु को अचानक लगा कि पूरी नदियां और झीलें उसके सामने सुस्त बूढ़े आदमी की वजह से किसी को भी नायक नहीं माना जा सकता। वेन केक्सिंग की बाह उसे पकड़े हुए अचानक कस गई, मानो उसके पूरे शरीर को कसने के लिए। झो जिशु ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा और उसकी तरफ देखने के लिए मुड़ा, केवल ये देखने के लिए कि वेन केक्सिंग ड्रैगन क्यू को घूर रहा था। चेहरे पर हंसी का कोई मतलब नहीं था। एक पल के लिए झो जिशु को भी लगा कि उसकी काली आंखों में पानी की चमक थी, लेकिन केवल एक पल के लिए वह गायब हो गया। बस उससे ये बाई से कहते हुए, सुनो, अरे पुराने राक्षस, लोग ऐसा नहीं कहेंगे, आक्रामक मत बनो। ये बाई ने उसे अनदेखा कर दिया। ड्रैगन गौरय की बाह पकड़ ली और ठंडे स्वर में कहा, मैं नहीं जानना चाहती कि कांच और चाबी क्या है, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि रोंग जुवान और उसकी पत्नी की मृत्यु कैसे हुई। उसने बहुत कसकर पकड़ लिया, उसके हाथों के पीछे की नीली नसें फट गईं और उसके चेहरे पर दर्द स्पष्ट हो गया, लेकिन उसने फिर भी कहा, मैं नहीं। वेन केक्सिंग ने भौहें सिकुड़ी, झो उसी को नीचे लिटाया और उससे मदद करने के लिए झांग चेंगलिंग को सौंप दिया। अज्ञात कारणों से क्रोधित होकर, बूढ़े राक्षस, क्या तुम अंतहीन हो? फिर उसने अभिवादन का एक शब्द भी नहीं कहा और अचानक परेशानी में पड़ गया और ये बाई के दिल पर हमला किया। झांग चेंगलिंग ने झो जिशु को पकड़ते हुए अपना मुंह खोला और वेन केक्सिंग और ये बाई को अपने हाथों से चमकते हुए देखा। उसे समझ में नहीं आया कि जो लोग अभी अभी गठबंधन में शामिल हुए थे, उन्होंने अचानक अपना चेहरा क्यों मोड़ लिया। दोनों आदमी जब आगे बढ़ने लगे तो छोटे नहीं थे। जिस जेल की कोठरी में फिंच कैद थे, उसने पहाड़ों को लगभग हिला दिया।
दोनों ने अपने घरों को ध्वस्त कर दिया और एक दूसरे को चौंका दिया। ये बाई ने डांटा, बेटा तुम किस बात पर पागल हो? वेन केक्सिंग ने ठंडे स्वर में कहा, ये तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, मैं तुम्हें थप्पड़ मारना चाहता हूँ, है ना? झांग चेंगलिंग को समझ में नहीं आया और उसने झोउ जिशु से पूछा, मास्टर। झोउ जिशु ने उसे नजरअंदाज कर दिया, उसकी भौहें बंद हो गईं, उसका दिल अचानक एक खुरदरी रूपरेखा में बढ़ गया, अचानक खुल गया। उसने झांग चेंगलिंग को धक्का दिया, ड्रैगन पक्षी के पास चला गया और बैठ गया। लांग क्यू ने सुना और पूछा, क्या आपको चोट लगी है? झोउ जिशु ने कहा, आपके बेटे को दर्द हो रहा है। लाख हंसा और मूर्खतापूर्ण ढंग से बोला, ठीक है, मेरी तरफ देखो, तुम ठीक हो। झोउ जिशु ने एक शब्द भी नहीं कहा, अपने शरीर पर लोहे की जंजीर का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और अंगों के बारे में बात की। उसके पास 10 चालें और 9 चालें थीं। कुछ भी ज्ञात नहीं था, लेकिन जब यातना की बात आती है तो पूर्व स्काईलाइट नेता से अधिक कोई परिचित नहीं है। हालांकि झोउ जिशु ने बार बार नजर डाली, लेकिन यह नहीं बता सका कि लोहे की जंजीर क्या करती है। उसने हार मान ली और लॉन्ग क्यू से कहा, मैं शक्तिहीन हूँ। अब तुम्हारा बेटा मर चुका है, तुम क्या करोगे? लॉन्ग क्यू ने इस बारे में सोचा और शांति से कहा, तो मुझे भी मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए था। वह मुझे नहीं जाने देगा और अब कोई मेरी परवाह नहीं करता। मेरे जीवन में आखिरी बात जिसका मुझे पछतावा है वह ये है कि मैंने यूचाई के बेटे को पाला है। मुझे पता है कि वह मेरा बेटा है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि वह यूचाई के जीवन में जा रहा है। अगर इन सालों में मेरे पिता एक अच्छे इंसान हैं और यह हानिकारक नहीं है, उसे पाओ। झोउ जिशु को लगा कि यह कथन सही है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे सांत्वना दी जाए। अंत में उसने खुलकर स्वीकार किया, अच्छा। इस समय ये बाई और वेन केक्सिंग ने वास्तव में छत को उठा लिया था और दोनों लड़ने के लिए बाहर कूद गए, लेकिन अंधेरे सेल को उज्ज्वल किया गया था। फिंच ने सूरज की रोशनी महसूस की और कांपते हाथ से बाहर निकल गए, संतोष के साथ आहें भरी। झोउ जिशु फिर से बात करने वाला था, तभी ये बाई ने बेहद चिढ़कर कहा, तुम क्या मजाक कर रहे हो बच्चे? अंतिम नाम लॉन्ग है, मुझे जानना चाहिए कि रोंग जुवान का क्या हुआ। वह मेरा प्रशिक्षु है। एक गला दहाड़ उठा और यहाँ तक कि रानी फिंच भी रुक गई और वेन केक्सिंग अतीत में बह गया और हवा में अकड़ गया, एक हास्यास्पद मुद्रा बनाए रखते हुए। ये बाई को अजीब तरह से देख रहा था। शिंदा और रोंगक सुआन और लॉन्ग क्यू एक थी पीढ़ियों के लिए, ये बाई रोंग जुवान के गुरु हैं। क्या यह उपनाम ये 1000 साल पुराना कछुआ हो सकता है? ये बाई ने उसे एक ठंडी नजर दी, घर वापस जाने के लिए मुड़ी, ड्रैगन पक्षी के सामने खड़ी हुई और सख्ती से कहा, रोंग जुवान ने मुझसे ल्यूहेक्सन विधि का आधा हिस्सा चुरा लिया और पहाड़ से नीचे चला गया। उसने जो कुछ पीछे छोड़ा उसके कारण सेंट्रल प्लेन्स वुलन ने एक पहाड़ और नदी आदेश का आयोजन किया। क्या मुझे नहीं पता कि उस वर्ष क्या हुआ था? लॉन्ग क्यू ने पूछा, आप ये हैं? ये हैं, मैं ये बाई हूँ। लॉन्ग क्यू ने गहरी सांस ली और अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पूर्ववर्ती अभी भी जीवित हैं। सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी एक युवक को सीनियर कहकर बुलाता है। उसके सामने का दृश्य बड़ा अजीब है। झोउ जिशु ने कुछ देर सोचा और बीच में बोला, मैंने गलती से शिंजवांग के अंगों को तोड़ दिया और 2 गुड़िया, एक नर और एक मादा, का सामना किया। इस गांव में कई कठपुतलियां हैं। वह जोड़ी एक असली इंसान की तरह दिखती है। सीनियर ड्रैगन, आपकी कठपुतलियों की जोड़ी क्या आप और श्रीमती जोंग या रोंगक सुआन हैं? फिंचेस ने अपनी आंखें बंद कर ली और काफी देर तक कहते रहे, ये रोंगक सुआन युगल है। झोउ जिशु ने धीरे से फुसफुसाया, फिर उन्होंने एक दूसरे के सिर फोड़ दिए। ड्रैगन का हाथ अदृश्य रूप से हिल गया और ये बाई ने तुरंत पूछा, रोंग जुवान नियंत्रण से बाहर है? लॉन्ग क्यू ने चुपचाप सिर हिलाया और कहा, हाँ, श्रीमती रोंग की मृत्यु से पहले वह एक राक्षस में चला गया था। श्रीमती रोंग उसके हाथों मर गई।